हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि 12th हिंदी के 50 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके हिंदी के बुक से लिए गए हैं। हिंदी नॉन हिंदी दोनों में से मिलाकर लिए गए हैं। यह टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, उसमें से भी, और इस साल पूछने वाले जो संभावना है वह भी क्वेश्चन लिया गया है। इस टोटल 50 क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 10 पूछा जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस अगर 50 क्वेश्चन को आप भी पढ़ लेते हैं तो आप भी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं और आपके हिंदी में शॉर्ट क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। और AK2 एजुकेशन के माध्यम से कोई डाउट समस्या हो और PDF के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और फ्री में पेड व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वो भी अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। अगर आपका दोस्त भी अच्छा स्कोर करना चाहता है तो यह नंबर दे दीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और बोल दीजिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे। बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाल केसर और लाल खड़िया चाकू, जो लाल केसर और लाल खड़िया चाकू है, यह किसके लिए प्रयुक्त है हमें बताना है। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा भी जा सकता है कि लाल केसर चाकू किसके लिए, लाल केसर किसके लिए प्रयुक्त है, और दूसरा पूछा जाएगा लाल खड़िया किसके लिए प्रयुक्त है। तो इसमें से आपको बताना है लाल केसर और लाल खड़िया चाक जो है यह किसके लिए प्रयुक्त है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए लाल केसर किसके लिए प्रयुक्त है तो आप आंसर में लिख सकते हैं लाल केसर पूर्वी क्षैतिज पर प्रच्छादित सूर्य की किरण की आभा के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए आभा प्रयुक्त होता है लाल केसर? तो लाल केसर पूर्वी क्षैतिज पर आच्छादित सूर्य की किरण की आभा के लिए प्रयुक्त होता है लाल केसर। और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो लाल खड़िया चाक का प्रयोग सूर्य की किरणों के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल खड़िया चाक का। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा सूर्य की किरणों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल खड़िया चाक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिल्कुल इजी तरीके से और सरल भाषा में सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है हमें बताना है। प्रयुक्त कविता में दानव दुरात्मा का प्रयोग शोषक वर्ग के लिए किया जाता है। प्रयुक्त कविता में, प्रयुक्त मतलब जितने भी कविता है उस कविता में दानव दुरात्मा का प्रयोग शोषक वर्ग के लिए किया जाता है। किस वर्ग के लिए किया जाता है दानव दुरात्मा का प्रयोग? तो शोषक वर्ग के लिए। जितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ क्लियर हो जाए और सब्जेक्टिव भी। तो दानव दुरात्मा का प्रयोग शोषक वर्ग के लिए किया जाता है। वह दूसरे के रक्त चूस कर अपना पोषण करते हैं। वह दूसरे को रक्त पीकर अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। दुरात्मा प्रकृति का होता है। दुरात्मा क्या होता है? तो प्रकृति का होता है। वे हृदय का मोटा छोटे होता है। वह हृदय के मोटा छोटे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हार जीत से लिए गया है। तो हार जीत कविता से लिए गए हैं। हार जीत कविता का क्वेश्चन दिए गए हैं कि हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है। हमें इसका केंद्रीय भाव बताना है या क्या कह रहा है। हार जीत कविता में केंद्रीय भाव क्या बता रहा है? तो हार जीत कविता में जो केंद्रीय भाव बता रहा है वह राजनीतिक और ऐतिहासिक और सामाजिक स्थिति को और ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी के बारे में केंद्रीय हार जीत बता रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कवि देश के राजनीतिक ऐतिहासिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित किया है। किसकी ओर ध्यान केंद्रित किया है हार जीत के कवि? तो राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित किया है। कवि का ध्यान झोपड़ी की अवस्था से लेकर शोषक वर्ग के ऐसा आराम की जिंदगी तक की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित हुआ है कि कवि स्वतंत्रता के देश की विकासात्मक अवस्था का पर्दाफाश करते हुए, किसका पर्दाफाश करते हुए? तो विकासात्मक अवस्था का, विकास की अवस्था को पर्दाफाश करते हुए पाठक के राष्ट्र कल्याण के लिए काम करता है। हार जीत कविता का यही मेन उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि लिया गया है पुत्र वियोग से। पुत्र वियोग इसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पुत्र वियोग चैप्टर से जो लिया गया है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती हैं। तो इस आंसर के माध्यम से हम लोग समझेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती हैं। तो कवियत्री कहती हैं, जो कि
कवित्री उसमें है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री कहती हैं कि अपने अपने पुत्र को इस भय से अपने गोद से नहीं उतारी थी, इस भय से अपने गोद से नहीं उतारी थी कि उसे ठंड न लग जाए, इस भय से वह अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारती थी। थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती थी, लोरिया गाकर सुलाती थी और अपने पुत्र का स्वस्थ ओम सुखी देखने के लिए, अपने पुत्र को सुखी जीवन देखने के लिए मंदिरों में कामना करती थी, मंदिरों में जाकर पूजा करती हैं, कामना करती हैं। पुत्र की खुशी में ही माँ की खुशी होती है, पुत्र के खुशी में ही माँ की खुशी होती है। हर माँ का ख्वाहिश होता है कि उसका पुत्र सुखी रहे, अच्छा रहे और संस्कारी रहे। तो आप भी अच्छा संस्कारी बनिए। और चलिए आज के सेशन में पूरा क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो आप भी 400+ मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो 50 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन 100% गारंटी दिए जाते हैं कि इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कंप्लीट तैयारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और सभी का PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुंती का संक्षिप्त परिचय दे। हमें कुंती का संक्षिप्त परिचय देना है, जो कि सिपाही के माँ चैप्टर है और मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इस पार्ट से लिया गया है, जिसमें मानक नाम का एक लड़का है जो कि सिपाही में है। चलिए कुंती के संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो कुंती का संक्षिप्त परिचय देखिए, बिस्नी मानक का माँ है। बिस्नी जो है मानक की माँ है। मानक फौज में भर्ती है। मानक किस में भर्ती है? तो फौज में भर्ती हैं। उनकी बहन मुन्नी, उनकी बहन जो मुन्नी है ब्याहने लायक हो गई है, शादी करने लायक हो गई है। मानक बर्मा की लड़ाई में है। मानक कहाँ की लड़ाई में है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मानक बर्मा की लड़ाई में गया है। मानक कहाँ गया है? तो बर्मा की लड़ाई में गया है। माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। माँ मानक की प्रतीक्षा कर रही है। बिस्नी की पड़ोसन कुंती जो है, बिस्नी के पड़ोसन कुंती जो है, बिस्नी के पड़ोसी कौन है? तो कुंती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिस्नी के पड़ोसी कौन है? तो कुंती है। कुंती मुन्नी की ब्याह की चर्चा करती हैं। कुंती जो है पड़ोसी, वह मुन्नी के ब्याह की चर्चा करती है मानक की माँ से कि मुन्नी ब्याह के चर्चा के क्रम में, मुन्नी की ब्याह के चर्चा के क्रम में वह पूछती हैं कि तूने इसके लिए अभी तक घर बार नहीं देखा है। वो जो होती है पड़ोसी जो है कुंती, वह मानक की माँ बिस्नी से पूछती है कि तुमने इसके लिए अभी तक घर बार नहीं देखा है। बिस्नी बोलती है मानक आ जाए फिर कुछ होगा। बिस्नी क्या बोलती है कि मानक आ जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा इसके ब्याह के बारे में। तो यही है जो कि कुंती का परिचय है। कुंती के परिचय के बारे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। हमें बताना है धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है हमें बताना है। तो चलिए धांगड़ शब्द के अर्थ समझ लेते हैं। धांगड़ एक थे जो कि 18वीं शताब्दी में आए थे नील के खेती के सिलसिले में। नील के खेती करने के लिए धांगड़ आए थे 18वीं शताब्दी में। तो चलिए धांगड़ शब्द के अर्थ में पूरा डीपली में समझ लेते हैं। तो ओ सदा नीरा पाठ के आधार पर कहा जाता है कि ओ सदा नीरा पाठ में जो कि धांगड़ आए थे, ओ सदा नीरा पाठ के आधार पर कहा जाता है कि धांगड़ 18वीं शताब्दी के अंत में, धांगड़ 18वीं शताब्दी के अंत में, धांगड़ कब आए थे? तो 18वीं शताब्दी के अंत में आए थे। किसके लिए आए थे? तो नील के खेती के लिए आए थे। नील के खेती के सिलसिले में आए थे। नील के खेती के सिलसिले में आए थे धांगड़। जब नील के खेतों में काम करने के लिए, जब नील के खेत में काम करने के लिए अंग्रेज साहब तथा रामनगर के राजा, अंग्रेज साहब और रामनगर के राजा उन्हें लाए, अंग्रेज साहब और रामनगर के राजा उन्हें लाए और उनके बाद अनेक वर्षों तक गुलाम का जीवन बिताना पड़ा। और उनके आने के बाद यहाँ अनेक वर्षों तक गुलाम का जीवन बिताना पड़ा। वापस से धांगड़ औराव, वापस से धांगड़ जो है वो औराव भाषा में बात करते थे। वह वापस में जो कि एक दूसरे से जितने भी धांगड़ आए थे वह अपने में औराव भाषा में बात करते थे और दूसरे के साथ भोजपुरी में बात करते थे। तो धांगड़ अपने में किस तरह बात करते थे? तो औराव भाषा में, किस भाषा में? औराव भाषा में बात करते थे और दूसरे लोगों से भोजपुरी में बात करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंच परमेश्वर के खो जाने के लेकर काफी चिंतन क्यों है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर काफी चिंतन क्यों है हमें बताना है। क्योंकि पंचायत में एक पंच परमेश्वर होते हैं जो कि मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, उप मुखिया, इस तरह से होते हैं। तो ये पंच परमेश्वर होते हैं। तो गांव में कोई समस्या या दो व्यक्तियों के बीच विवाद को, गांव में कोई समस्या होता है या दो व्यक्तियों के बीच में विवाद होता है तो विवाद को गांव के पंच ही संभालते हैं। तो उस गांव के पंच ही संभालते हैं, उस पंचायत के पंच ही संभालते हैं। यह गांव की परंपरा थी, यह गांव की परंपरा थी। वह अब धीरे धीरे
धीरे खत्म हो रही है। देख रहे होंगे कि आप लोग भी, अब गांव की परंपरा यह जो है पंचायती वाला यह खत्म हो रहा है। अब सीधा लोग कचहरी में चले जा रहे हैं। शहर के कचहरी में जिस व्यय का भार उन्हें चुकाना पड़ता है, शहर के कचहरी में जितना व्यय वो लोग देते हैं वह गांव के पंच पर नहीं लगता था। गांव के पंच फ्री में ही फरियाद देते थे। अब जाते हैं सीधा कचहरी में तो कचहरी में उन्हें व्यय देना पड़ता है। पंच परमेश्वर गांव की समस्या को लेकर सुधारते थे। पंच परमेश्वर जो थे वह गांव की समस्या को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होने देते थे और आपस में ही सुलझा देते थे। अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सीधा लोग कचहरी में चले जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें व्यय चुकाना पड़ता है। पंच परमेश्वर होते तो इतना व्यय नहीं चुकाना पड़ता और फ्री में सभी काम होता। अपने गाँव इलाका के पंच परमेश्वर होते। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है हमें बताना है। तो कला के लिए सिद्धांत क्या होता है, आप लोग अगर सिलेबस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो कला रससती अनुभूतियों का एक सरोवर होता है। कला किसका सरोवर होता है, तो रससती अनुभूतियों का एक सरोवर होता है। कलाकार कला की रचना में कोई कृत खड़ा कर सकता है। कलाकार कला के रचना में, जो कलाकार है वह कला के रचना में कोई भी कृत खड़ा कर सकता है, कोई भी चीज बना सकता है। कलाकृति की प्रकृति रस प्रदान करता है। वह कलाकृति के उसके पास रस है, वह कोई भी कला बना सकता है। कला के नाम पर एक आडंबर की रचना होती है। कला के नाम पर किसकी रचना होती है, तो कला के नाम पर एक आडंबर की रचना होती है। कला के लिए है, कला के लिए है, न कि मन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए। कला के लिए है, मन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए नहीं है। कला के लिए है। कला किसके लिए है, तो कला करने वालों के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नागरिक क्यों व्यस्त हैं, क्या उनकी समस्या जायज है। नागरिक हमेशा व्यस्त रह रही है, क्या उनकी समस्या जायज है, हमें बताना है। तो यह क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी दिया गया है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी लोग से पूछेंगे तो आप बता देंगे। जैसे आपके घर में माता पिता दादा, अगर कोई किसी से अगर आप यह क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं। नागरिक क्यों व्यस्त हैं, जो कि लोग हैं यह क्यों व्यस्त हैं और इसकी व्यस्त होने का जायज है, यह जो व्यस्त हैं यह जायज बात है या नाजायज बात है, हमें यह बताना है। तो नागरिक पेट भरने की चिंता में है। नागरिक को पेट की चिंता है। नागरिक को अपने पेट की चिंता है। वह देश की चिंता से लापरवाह है। वह देश की चिंता से लापरवाह है। नागरिक अपने पेट की चिंता में है, देश की चिंता से लापरवाह है। स्वार्थ और अज्ञात ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। राष्ट्रीय समस्याओं से क्या कर दिया है, तो दूर कर दिया है उन्हें, और अपने निजी दुख में ही व्यस्त हैं। वह अपने निजी दुख में ही व्यस्त है, जो कि जायज नहीं है। यह जायज नहीं है कि वह अपने काम में ही सिर्फ व्यस्त हैं। तो समझ गए होंगे कि नागरिक क्यों व्यस्त हैं। तो नागरिक पेट की चिंता में है। नागरिक किसके चिंता में है, तो पेट की चिंता में है। वह देश की चिंता से लापरवाह है। स्वार्थ और अज्ञात के राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है और वे निजी दुख में ही व्यस्त हैं। वह अपने निजी दुख में ही व्यस्त हैं, जो कि जायज नहीं है। या क्या है, जायज नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा था। सड़क को क्यों सींचा जा रहा था, तो सड़क को क्यों सींचा जा रहा था, तो सड़क को विजय पर्व मनाने की तैयारी में सड़कों को सींचा जा रहा था। तो क्या मनाने की तैयारी में, तो विजय पर्व मनाने की तैयारी में सड़क को सींचा जा रहा था। विजय पर्व मनाने की तैयारी में सड़क को सींचा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गांव के घर का केंद्रीय भाव व्यक्त करें। गांव के घर कविता जो है इसका केंद्रीय भाव व्यक्त करें। केंद्रीय भाव क्या है इसका बताना है। तो गांव के घर कविता आप लोग पढ़े होंगे, गांव के घर। तो इस गांव के घर कविता का केंद्रीय भाव क्या है, तो आज शहरी जीवन में अपनी सहायता को खो दिया है। आज शहरी जीवन में अपनी सहायता को खो दिया है। शहर की रिश्ता बनावटी भाव से जुड़ा हुआ है। शहर का रिश्ता जो है यह बनावटी भाव से जुड़ा हुआ है, बनावटी है। परंतु गांव के रिश्ता सहज भाव से बना है। गांव के रिश्ता जो होता है वह सहज भाव से बना होता है, मिलनसार होता है, संस्कृति होता है। कवि गांव के घर का वातावरण और संस्कृति जीवन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। कवि जो है वह गांव के घर का वातावरण, गांव के घर की जो स्थिति थी, गांव के घर के वातावरण, स्थिति और संस्कृति जीवन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। किसकी ओर आकर्षित करते हैं, तो संस्कृति, वातावरण और ध्यान को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार गांव के घर कविता में जीवन की सच्चाई दिखाई गई है। गांव के घर जो कविता है इसमें जीवन की सच्चाई बताई गई है कि किस तरह से जीवन यापन होता था गांव के घर में। गांव के घर कितना सुंदर था, कितना वो स्वर्ग के जैसा था, इसमें आपको बताया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरिचरना को हरचरना क्यों कहा गया। हरिचरना को हरचरना क्यों कहा गया है, हमें बताना है। हरिचरना जो है इसको हरचरना क्यों कहा गया है, देख सकते हैं हरिचरना और हरचरना इतना में ही चेंजिंग है। जो हरिचरना है इसको हरचरना क्यों कहा गया है, यही बताना है।
तो कवि ने हरिचरना को हरचरना क्यों कहा है, तो चलिए देख लेते हैं। हरिचरना के स्थान पर हरचरना प्रयोग कवि ने जानबूझकर किया है। हरिचरना के जगह पर हरचरना का प्रयोग कवि ने किससे जान से बूझकर किया है, जो कि आज़ादी प्राप्ति होने के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आम जनता की दशा में कोई बदलाव नहीं आया था। आज़ादी प्राप्त होने के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आम जनता के दशा में कोई बदलाव नहीं हुआ था। आज़ादी मिलने से एक आशा बढ़ी थी, आज़ादी मिलने से एक आशा बढ़ी थी कि आम जनता की स्थिति में बदलाव आएगा, आम जनता की स्थिति में बदलाव आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, इनकी हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई, इनकी हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई। इसी अर्थ को व्यंजना करते हुए, इसी अर्थ को गांव के दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर होती गई, इसी अर्थ के व्यंजना के लिए कवि ने हरिचरना को हरचरना कहा है। तो समझ में आ गया होगा हरिचरना को हरचरना क्यों कहा गया। और सभी का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए और आपको बिल्कुल फ्री में सभी का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। सभी का सिलेबस चल रहा है, सुबह 7 बजे से क्लास हो रहा है। अभी टाइमिंग चेंज हो गया, शाम से सुबह आ गया क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुंडलीक जी कौन थे। पुंडलीक जी कौन थे हमें बताना है। तो पुंडलीक जी भितहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडलीक जी थे यह भितहरवा आश्रम विद्यालय के एक शिक्षक थे। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाएगा कि पुंडलीक जी कहाँ के आश्रम के शिक्षक थे। तो पुंडलीक जी भितहरवा आश्रम विद्यालय के एक शिक्षक थे। लेखक के मुलाकात पुंडलीक जी से भितहरवा आश्रम में हुआ। लेखक के मुलाकात पुंडलीक जी से कहाँ हुआ, तो भितहरवा आश्रम में हुआ, जहाँ उन्होंने एक घटना का वर्णन किया। पुंडलीक जी गांधी जी से अभिकर्ता सीखी थी। पुंडलीक जी गांधी जी से अभिकर्ता सीखी थी। उन्होंने गांव वालों को उसी अभिकर्ता का पाठ पढ़ाया। जो कि पुंडलीक जी है वह गांधी जी से एक अभिकर्ता सीखी थी, उसी अभिकर्ता का पाठ पुंडलीक जी पढ़ा रहे थे गांव वालों को। तभी कौन गए, तभी लेखक पहुंचे वहां। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कविता के अधिनायक कौन है। कविता जो है, इस कविता के अधिनायक कौन है हमें बताना है। तो कविता के अधिनायक आज के सत्ताधारी हैं। कविता के अधिनायक कौन है, तो आज के सत्ताधारी हैं। इनकी स्मृति राष्ट्रीय गान गाने के लिए समय की जाती है। इनकी स्मृति और राष्ट्रीय गान गाने के लिए समय की जाती हैं। इनका रोब दाब गरीब वर्ग पर है। इनका रोब दाब किस पर है, तो गरीब वर्ग पर है। इस गरीब का शोषण करते हैं, जो गरीब है उनका शोषण करते हैं और इनकी जिंदगी को दुखद अवस्था में ला दिया गया है। इनकी जिंदगी जो है वो लोग दुखद अवस्था में ला दिए हैं। तो कविता के अधिनायक कौन है, तो कविता के अधिनायक आज के सत्ताधारी हैं। कौन है, तो आज के सत्ताधारी हैं। इनकी स्तुति राष्ट्रीय गान गाने के समय की जाती है। इनकी स्तुति और राष्ट्रीय गान गाने के लिए समय की जाती है। इनका रोब दाब गरीबों वर्ग पर होता है। इनका जो रोब दाब होता है वह गरीब वर्ग पर होता है और गरीब का शोषण करते हैं और इनकी जिंदगी को दुखद अवस्था में ला दिए हैं। यही लोग इनकी गरीब के जिंदगी को दुखद अवस्था में ला दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरचरना कौन है और इनकी क्या पहचान है। हरचरना कौन है और इनकी क्या पहचान है। पहले हम लोग देखें कि हरिचरना को हरचरना क्यों कहा गया है, तो वह कवि ने जानबूझकर कहा है। पर हरचरना कौन है और इनकी क्या पहचान है हमें बताना है। क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरचरना चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अधिनायक कविता में हरिचरना का पहचान फटा सुपत्र पहले एक गरीब बालक के रूप में हुई है। हरिचरना का पहचान अधिनायक कविता में पहले एक गरीब बालक के रूप में हुई है। वह अपनी लाचारी के लिए राष्ट्रीय गीत गाता है। इतने वर्षों बाद भी आम जनता की हालत में बदलाव नहीं आया। हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हरचरर इसी आम जनता का प्रतिनिधि है। इसी कारण कवि ने जो है हरिचरना को हरचरना कहा है। तो समझ गए आप लोग किस लिए हरिचरना का पहचान क्या है। हरचरना का पहचान अधिनायक जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पहले गरीब बालक के रूप में हुई है और वह लाचारी के लिए राष्ट्रीय गीत गाता है। वह अपनी लाचारी के लिए राष्ट्रीय गीत गाता है। इतने वर्षों बाद भी ये जनता के हालत में बदलाव नहीं आया। इतने वर्ष बीत गए, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हरिचरना इसी आम जनता का प्रतिनिधि है। कविता में हरिचरना जो है इसी आम जनता का प्रतिनिधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्सव जो है यह कौन और क्यों मना रहे हैं। तो उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, तो शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं। कहाँ के नागरिक, तो शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त कर जीत कर लौट रही है, इसलिए उत्सव मना रहे हैं शहर के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि लाहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग की पहचान दिया है। लाहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का पहचान दिया है। तो लाहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का पहचान दिया है, तो लाहना सिंह ने युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना बोधा सिंह की जान बचाई। अपने प्राणों की चिंता किए बिना बोधा सिंह की जान बचाई लाहना सिंह ने। और पर उस कोशिश में वह स्वयं घायल हो गए। पर उस कोशिश में वह उनके जान बचाने के चक्कर में, बोधा सिंह के जान बचाने के चक्कर में लाहना सिंह खुद घायल हो गए, वह स्वयं घायल हो गए। और उसने अपने घाव को बिना किसी के बताए कसकर पट्टी बांध लिया और जमीन के सिपाहियों पर मुकाबला करते रहे। लाहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति यही त्याग का परिचय दिया है कि वह अपने खुद के दर्द लिए बल्कि बोधा सिंह की जान बचाई। उन्हें खुद घायल हो गए पर बोधा सिंह की जान बचाई, और वह स्वयं अपने पट्टी बांधकर किसी से बिना बताए और मैदान में लड़ते रहे, सिपाहियों के मुकाबला करते रहे। लाहना सिंह बोधा सिंह के प्रति यही त्याग हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कड़बक के कवि क्या सोच हैं। कड़बक के कवि की क्या सोच है, या पहले कड़बक के कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से जायस क्या कहना चाहते हैं। कड़बक के कवि की क्या सोच है, क्वेश्चन यह भी दिया जा सकता है तो यह लिख सकते हैं, और या तो दिया जा रहा है कि कड़बक चैप्टर में कड़बक के कलंक, कड़बक के कंचन के माध्यम से जायसी क्या बताना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जायसी ने कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से निम्न अर्थ को व्यक्त किया है। जायसी ने कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से निम्न अर्थ का व्यक्त किया है, जो कि निम्न अर्थ के अब हम लोग देखने वाले हैं। काले धाबे के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो, काले धाबे के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो जाए, लेकिन वह अपने प्रकाश में उस धब्बे की छुपा लेता है, उस धब्बे को छुपा लेता है। किस धब्बे को, तो उस धब्बे को छुपा लेता है जो शिव के तिरछूल द्वारा प्रहार किए जाने की सुमेरु पर्वत कंचन हो गया था। शिव के तिरछूल का प्रहार किए जाने पर सुमेरु पर्वत जो कंचन हो गया था, उस धब्बे को छुपा लेता है। उसी प्रकार सज्जनों के संगीत से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। उसी प्रकार सज्जनों के संगीत से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। घरिया में डालकर कांच जब तपाया जाता है, घरिया में डालकर कांच जब तपाया जाता है तभी उसमें छुपा हुआ सोना निकलता है। ठीक इसी प्रकार संसार में मानव संघर्ष, कष्ट, तपस्या, त्याग से ही श्रेष्ठ प्राप्त करता है, नहीं तो नहीं करता है। इसी बात को जायसी ने अपने शब्दों में बताया है कि जब तक घरिया में डालकर कांच को तपाया नहीं जाता है तब तक उसमें छुपा हुआ सोना नहीं निकलता है। जब तपाया जाएगा तो उसे भी संघर्ष होगा, कष्ट होगा, त्याग होगा, तभी उसमें से सोना निकलेगा। तो बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्यार के इशारा और क्रोध का दुसारा में से क्या तात्पर्य है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुसारा से क्या तात्पर्य है, हमें बताना है। तो प्यार के इशारा और क्रोध के दुसारा से क्या तात्पर्य है, तो सर्वहारा वर्ग पहले तो शोषक वर्ग के शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है। सर्वहारा वर्ग जो है वो तो शोषक वर्ग के शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है, पर उस प्रयास में विफल होने के बाद वह अपने क्रोध रूपी दुधारी तलवार से अपने हक के प्रति के लिए संघर्षशील हो जाता है। उसके क्रोध की भयंकर तलवार दोनों तरफ से धाराधार होती हैं। उनके क्रोध का भयंकर तलवार जो है वह दोनों तरफ से धाराधार होती हैं। तो प्यार के इशारा और क्रोध के दुसारा का तात्पर्य हो जाएगा। समझ लीजिए एक बार फिर से। सर्वहारा वर्ग पहले तो शोषक वर्ग के शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है,
पर उस सब प्रयास में विफल होने पर वह अपने क्रोध रूपी दुधारी तलवार से अपने हक के प्रति के लिए संघर्षशील हो जाता है। इसके क्रोध भयंकर तलवार दोनों तरफ से धार होता है, जो कि जिसमें दोनों तरफ से धार होता है इनके क्रोध के तलवार में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते हैं। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास समय होगा, जितना भी समय मेरे पास समय होगा उससे बहस करूंगा, उस छात्र से बहस करूंगा, समझौता और अधिक से अधिक बात, समझौता और अधिक से अधिक बात करूंगा, सबका बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। छात्र आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, टोटल हम लोग 20 शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिए और इस सेट में आपको टोटल 50 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। यह पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है और पार्ट 3 भी आएगा। और पार्ट 2 में हम लोग 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पार्ट 3 में 10 से 15 क्वेश्चन होगा और उसको सोल्व कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा ही वीडियो आए सेकंड पार्ट तो आपको सबसे पहले मिले। और कोई डाउट समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में। और पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तब भी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।